नमस्कार दोस्तों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो बहुत दिन से लोग बच्चे कह रहे थे कि सर बीएड का सिलेबस बता दीजिए, बीएड का सिलेबस बताइए। तो मैं आपको आज बीएड के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आपको ये तो पता होगा कि बीएड पहले 1 साल की होती थी, अब 2 साल की होने लगी है। तो आज हम उसी 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो हम बनाएंगे ना, वो वीडियो 2 हिस्सों में होगा, यानी कि एक हिस्सा यानी कि पहला पार्ट होगा, उसमें सेमेस्टर पहला और दूसरा, और दूसरे में जो आएगा ना अंतिम वाला, वो तीसरा सेमेस्टर और चौथा आएगा उसमें, ठीक है। तो ये इतना लंबा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको बीएड के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी हो जाए, बारीकी से बारीकी बात आपको बताई जाए, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप वीडियो देखते हैं पर आप वीडियो को कभी शेयर नहीं करते, ना लाइक करते, ना आप सब्सक्राइबर दे दे। इस चक्कर में मेरे वीडियो बहुत देर में आ पाते हैं। मनोबल के लिए, मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, और आपको कमेंट भी, जो भी आपको पूछना है, आप अगर जानते होंगे तो आपने जब भी कमेंट किया है मैंने उसको जवाब दिया है। किसी से कोई भी समस्या हो आपकी रिजल्ट की, एग्जाम की, और सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए हो किसी भी, तो अभी आपका प्रोजेक्ट बनाया था, उन्होंने प्रोजेक्ट पे वीडियो बनाया था आपका, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको सही, समुचित और संपूर्ण जानकारी मिल चाहिए, तो आपको हमें आ, हमें मोटिवेट करना ही पड़ेगा। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप जानते होंगे पहले बीएड होती थी 1 साल की, अब बीएड होने लगी है 2 साल की, यानी कि 4 सेमेस्टर। पीटीसी तो पहले भी 2 साल की थी, पर सरकार ने क्या कर दिया है कि अब देखा जाए तो ये छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि छात्र को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो होती ही होती है, सब्जेक्ट की नॉलेज तो होती है, पर ये 2 साल करने से मतलब 1 साल बर्बाद हो रहा है उनकी लाइफ का, 1 साल और कम हो रहा है, नौकरी ढूंढना और वैकेंसी आती नहीं है, 1 साल और कम हो जाता है, और जो मैक्सिमम एज है वो कम की जा रही है नौकरियों में, तो ये घाटा ही है। चलो कोई बात नहीं, सरकार की नीतियों के बारे में सरकार जाने और कुछ लोग जाने, क्योंकि हम सरकार के बारे में कुछ बोलेंगे या किस तो लोग अलग अलग कमेंट करने लगते हैं, ठीक है। कोई भी सरकार हो उसे बच्चों के हित का सोचना ही चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैं ट्विटर के माध्यम से कैट के जो एग्जाम सेंटर गए थे वो भी बात उठाई थी मैंने, पर छात्रों का विशेष योगदान ना मिला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बीएड का ये कोर्स है, ये इसे बोलते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, यानी कि स्नातक स्तर का होता है, यानी बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो बच्चे, आप तो जानते होंगे, जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, स्नातक होते हैं, वही इस चीज़ को कर पाते हैं, यानी कि आपने बीए, बीएससी या बीकॉम किया होना चाहिए, या उसके समकक्ष आपने पढ़ाई की हो, तभी आप बीएड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप साइंस के हों, वाणिज्य के हों, या कला के हों, यानी कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेक्निकल वाले भी होते हैं ना, जो बीटेक वाले, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले तो आप डायरेक्ट एडमिशन होता था, आप क्या है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। हालांकि अब ऐसे इतने कॉलेज खुल चुके हैं बीएड के, और इतनी यूनिवर्सिटी आ गई हैं, प्राइवेट, डीम्ड, सरकारी, इतनी सीटें, तो हर बच्चे का एडमिशन मिल जाता है। जो बीएड करना चाहता है उसे एडमिशन मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पर आप सरकारी स्कूल चाहते हैं, अपने इस क्षेत्र के चाहते हैं, आप फेमस चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लाने होते हैं। तो बीएड का आप जानते हैं, बीएड का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। इसके समकक्ष की कुछ और होती हैं, डिप्लोमा एजुकेशन है, मास्टर ऑफ एजुकेशन भी होता है। इसके बाद मास्टर एजुकेशन का नाम होता है एमएड होता है, जो बीएड कर किया जाता है। उसके बाद आप नेट भी कर सकते हैं। तो अवधि क्या होती है, इसके ड्यूरेशन क्या होता है, 2 साल होता है। आयु मिनिमम इसमें 21 साल मांगी जाती है, क्योंकि 21 साल की एज एक टीचर के लिए मिनिमम होनी चाहिए। और किसी और जो क्राइटेरिया क्या होता है, पात्रता क्या होती है, इसका मापदंड क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में स्नातक, जो आपको मैंने अभी पहले बताया था।
हाँ, योग्यता प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है? योग्यता है तो मतलब आपने आपकी वो आपने एग्जाम दिया, आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी रैंक देखी जाएगी, इससे आपको कॉलेज मिलता है। पर देखा जाए, मैंने अभी आपको कहा था कॉलेज इतने हो गए हैं, इतने कॉलेज खुल चुके हैं आजकल बीएड के, बीटीसी के, कि कोई भी बच्चा रहता नहीं है और सीटें खाली भी रह जाती हैं। ठीक है। हाँ, इसमें अब नया कोर्स भी है, एक बीए बीएड होता है, बीकॉम बीएड होता है, बीएससी बीएड भी होता है, जो कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी चलाते हैं। और इसका जो फीस कितनी होती है, आपको पता ही होगा, 5,000 से लेके 2 लाख। वो यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि किसी सरकारी आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप 5,000 भी लग गई, किसी अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो आपकी, तो आपकी 1.5 से 2 लाख भी लग जाएगी। तो डिपेंड करता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि फीस के अलावा भी कई खर्चे होते हैं। ठीक है, तो वो सब अलग स्कूल, सॉरी, अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्टेट पर डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं कि बीएड के बाद मैं आप तो सरकार ने बीएड को प्राइमरी से निकाल दिया है अभी फिलहाल। तो कुछ लोग मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आके। पहले एनसीटीई ने मानती रही थी कि बीएड वाले प्राइमरी में आ सकते हैं। ये अजीब बात है। अगर आप मेरी बात को उससे सहमत हैं, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर बहुत करना। क्यों, इसका बताऊंगा इसका रीजन। कि एक प्राइमरी वाला टीचर, सॉरी, मैं बीटीसी वाला टीचर जो प्राइमरी लेवल की होती है, उसकी जो उसमें भी बीए बीएससी बीकॉम वाले लेते हैं, पर वो प्राइमरी वाला जूनियर बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, मतलब योग्य है। पर एक बीएड जो स्नातक लेवल पे की जाती है बड़े बच्चों के लिए, वो उसे पढ़ाने वाला प्राइमरी लेवल में टीचर नहीं बन सकता। जो अजीब मापदंड है। अब प्राइमरी वाले जून उनको कितना फायदा होता है, वो जूनियर भी पढ़ाते हैं और प्राइमरी पढ़ाते हैं, नौकरी ले लेते हैं, और जूनियर नौकरी निकल नहीं रही। ठीक है, निकलती नहीं है। और और जूनियर वाला का बीएड करने का मतलब ही नहीं कुछ। तो सभी जितने बीएड वाले हैं उनको एक हो जाना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए। कि हालांकि देखा है बीएड वाले बीटीसी वालों से ज्यादा है, पर बीएड वालों में एकता की कमी है। हर आदमी अपना अपना ग्रुप बना के बैठ जाता है, वो लीडर बन जाता है। वो दूसरे के अंडर या उसके साथ में काम नहीं करेगा, बनेगा तो वो लीडर बनेगा उस ग्रुप का, नहीं तो वो कुछ नहीं बनेगा। इस चक्कर बीएड जो होते हैं, बीएड ग्रुप होते हैं या बीएड के जो भी बनाए जाते हैं दल संस्थाएं, वो बनाए जाते हैं, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते। चलो हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे। वेतन तो जाना, वेतन 2.5 लाख से और ये 4 लाख लिखा है, ये इसका है सालाना है। और पर आपको इतने बीएड वाले हो गए हैं कि आपको पता होगा कि बीएड की सैलरी, या बीटीसी की कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में 4,000 3,000। ठीक है, कोई अच्छा कॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो आपको, और कॉलेज भी अच्छा हो, तो आपको 10-12 हज़ार भी मिल जाते हैं। तो इससे, और सरकार का तो आप जानते ही हैं कितना मिलता है। ठीक है, चलो आते हैं, अब आते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम पहले क्या पढ़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर दोनों एक साथ लेके चलते हैं। इससे क्या होगा, पहले तो चलो फर्स्ट में बात करते हैं, सेकंड की बाद में बात करेंगे। तो बीएड सिलेबस, हालांकि जो मैंने ये पीडीएफ बनाई थी, तो वो कंपेयर के बेस्ड में बनाई थी। पर क्या हुआ कि अब जो बीएड करते हैं ज़्यादातर उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अगर हम बीएड करने के बाद, तो चीज़ को समझना आसान होता है। मान लो आपने हाई स्कूल कर ली, तो आप कहेंगे हाई स्कूल तो ईजी थी। पर जो बच्चा हाई स्कूल में होता है उससे पूछो हाई स्कूल उसको ईजी लगती है टफ लगती है। 5वीं वाला बच्चा भी होगा, उसे 5वीं हमें ईजी लग रही है, और उसके लिए 5वीं भी होगा होती है। ठीक है, तो मैं पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर समझाऊंगा विस्तार से। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इसमें समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इसके में बताया, विकास के बारे में बताया जाता है। पाठ चर्चा में, ठीक है, पहले देखते हैं इसमें। तो ये रहा, तो जो वही मैंने अभी बोला था, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बनाया था। 1 साल के लिए बंद हो गई है वो। ठीक है, कहीं कहीं राज्यों में चल रही है, उसके लिए था, बच्चों ने डिमांड की थी। तो मैंने अभी इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं दूसरे साल सेकंड इसमें आ रहा हूँ। हाँ, तो देखिए,
अब पहले इसमें क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में तो बस तो पढ़ाया जाएगा। पहले में क्या हुआ, पहले में सभी में आप जानते हैं, पहले में आपको समकालीन भारत और शिक्षा पढ़ाई जाएगी, पाठकर पाठचर्या कराई जाएगी, मतलब करिकुलम से बताया जाएगा। स्कूल की जो शिक्षा शास्त्र है उसको आपको विषय चूज करने पड़ेंगे, मतलब आपने क्या लिया है, दो विषय लेने पड़ते हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड। आपके मेथड आपके साइंस के हैं तो साइंस में आप क्या लेंगे, आप अर्थ और उसके आर्ट के हैं तो इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी लेंगे, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री लेंगे, इकोनॉमिक जोग्राफी लेंगे। आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, आईसीटी और उसके अनुप्रयोग को समझना, मतलब टीचिंग से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं उसको समझना, उनको एप्लीकेशन को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। स्कूल एक्सपोजर और फील्ड सहभागिता हो गए थे, यानी कि आप इसमें होता है फील्ड सहभागिता हो गया, मतलब इसमें ग्रुप में काम किया जाता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता। सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा वो हो जाता है कि इसमें लर्निंग और टीचिंग आ जाती है, मतलब टीचिंग कराई जाएगी और आपको पढ़ाया भी जाएगा लर्निंग। इसमें भी वो होते हैं विषय एक भाग दो, मतलब विषय वही होगा, सब्जेक्ट जो आपने लिए हैं शिक्षाशास्त्र का विषय एक होगा, उसके पर उसका दूसरा सेकंड पार्ट आ जाएगा। दूसरे में क्या होगा, शिक्षाशास्त्र का विषय तो वही होगा सेकंड वाला जो आपने चूज किया था, पर उसका भाग दो पढ़ाया जाएगा। मतलब उसमें वर्डन 9 बच्चों को तो 4 हिस्सों में बांट दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और फिर इसमें पाठ्यक्रम क्या बताया जाता है, पाठ्यक्रम सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है, सीखने के लिए मूल्यांकन क्या मतलब ये होता है कि बच्चा अगर जो सीख रहा है उसका आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा हम जब पढ़ते थे तो हमारा मूल्यांकन हमारे नंबरों के आधार पर होता था, टेस्ट ले लिए वो ले लिए, नंबर 10 में से कितने आए हैं, 100 में से कितने आए, 20 में से कितने आए, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा परिवर्तन है, अब सतत शिक्षा पर भाग दिया जाता है, सतत शिक्षा पर जोर दिया जाता है, इसको अनुलगन। और हाँ, सामुदायिक जीवन शिविर के बारे में, मतलब आपने कम्युनिटी में किस टाइप से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन किस टाइप से कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड ईयर में जा रहे हैं। अब सेकंड ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा आपको, तो पे इंटर्नशिप कराई जाएगी आपको, मतलब आपको पढ़ाने के तरीके सिखाएंगे वो करवाई जाएंगे। स्कूल पे डिपेंड करता है आपको माइक्रो टीचिंग करवा रहा है या आपको रियल में टीचिंग करवा रहा है किसी स्कूल पे। स्कूल मैंने बताया था, स्कूल पे डिपेंड करता है, स्कूल कॉलेज जितना अच्छा होगा उसकी फीस भी ज़्यादा होगी, वो आपको उतना ही तेज तर्रार बनाएगा टीचिंग के लिए। क्षेत्र के साथ जुड़ाव, यानी इंटर्नशिप से संबंधित कार्य और असाइनमेंट दिए जाते हैं आपको, ठीक है। आपको करने का कार्य दिया जाएगा, असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको लेसन प्लान दिया जाएगा, फिर प्रशिक्षण कराया जाएगा, आपको टीचिंग करवाई जाती है। और इसमें कुछ नहीं है, टीचिंग बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो देखो इसको टीचिंग पे जोर दिए, थर्ड सेमेस्टर टीचिंग में जोर देते हैं, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी आपको पूरी तरीके से पढ़ाने की। अब फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं तो समाज, इसमें जेंडर, स्कूल और समाज, जो आपके 3 पिलर हैं स्कूल के, इसके आपके लर्निंग के, वो सिखाए जाएंगे आपको कि आपको स्कूल में भेदभाव नहीं करना, इसको मतलब बालक बालिकाओं से, स्कूल बीच में कैसे इनके पूल काम करता है और कैसे बच्चों को समाज के लिए बनाता है, लायक बनाता है। शिक्षा में कला, यानी शिक्षा में कला का मतलब होता है एजुकेशन में मतलब शिक्षा में हम को कितना कलात्मक बना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अब आता है पाठों को पढ़ना, उन पर विचार करना। अब बच्चों को तो पाठों को पढ़ना और उन पर विचार करने के बाद आता है स्वयं को समझाना कि हम बच्चों को ठीक से पढ़ा सकते हैं, हम चीज कर सकते हैं। आपने इसमें स्कूल जब बीएड करते हैं तो बीएड का जो मेन पार्ट होता है टीचिंग का, उसमें होता है लेसन प्लान बनाया जाता है आपको, मतलब आपको टीचिंग पॉइंट दिए जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम मुगल काल पढ़ाना है आपको, तो मुगल काल में आपको अकबर दे दिया, तो आपको पहले से उससे कराएंगे प्रस्तावना सवाल करवाए जाते हैं, मतलब आपने एक लेसन प्लान बनाने का तरीका होता है। मैं कभी आपको मौका मिलेगा तो बनाना सिखाऊंगा जब वो आपकी डिमांड होगी, तो कि लेसन प्लान में क्या होता है, आपको टीचिंग दे दी अकबर, तो अब आपको बारे में क्या था, अकबर का प्रारंभिक जीवन पहला पॉइंट,
ठीक है, आपको 40 मिनट का पीरियड है, 50 मिनट का पीरियड है, आधा घंटे पीरियड है, उसमें आपको अकबर के बारे में बांटना है कि आप इस टीचिंग प्लान को 2 दिनों में कंप्लीट करना चाहते हैं या एक दिन में। एक छोटा सा पॉइंट है तो आप कंप्लीट कर सकते हो। अब अकबर से रिलेटेड आप क्या बनाओगे, आपके अकबर से रिलेटेड आप 3-4 पॉइंट बना लोगे कि जैसे कि अकबर का प्रारंभिक जीवन, अकबर के द्वारा लड़ी हुई लड़ाइयाँ, और अकबर का मुगल काल में महत्वपूर्ण स्थान। ठीक है, अकबर के सामाजिक कार्य, अकबर के धार्मिक कार्य, कुछ भी आप बना सकते हो। उससे रिलेटेड आपको सब मैटर देना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड आपको सवाल देने पड़ेंगे बच्चों को होमवर्क में। तो उससे पहले अगर टीचिंग पॉइंट सब शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं हम बच्चों को, तो उससे पहले प्रस्तावना सवाल पूछे जाएंगे। अब उनसे अकबर का से रिलेटेड या उसके मुगल काल से रिलेटेड जो बच्चे पूर्व पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों को, वो पूछा जाएगा। जैसे कि आपने पूछा, बच्चों आप किस देश में रहते हो, तो बच्चे कहेंगे सर हम भारत में रहते हैं। अब बच्चे कहेंगे भारत में रहते हैं। भारत की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली। ठीक है, फिर आप पूछोगे बच्चों आपने 7 अजूबों के नाम सुना है, बच्चे कहेंगे हाँ। भारत में कौन सा अजूबा है, तो बच्चे कहेंगे ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया, तो आप कहेंगे, बच्चे कहेंगे शाहजहां। तो शाहजहां किस साम्राज्य का राजा था या बादशाह या सम्राट था, तो बच्चे कहेंगे मुगल काल। तो मुगल काल के और कितने आप सम्राट बादशाहों को राजाओं को जानते हो, तो कहेंगे, बच्चे कहेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां जानते हैं। अच्छा, बच्चे कहेंगे आप अकबर के बारे में, आप बच्चे कहेंगे अकबर के बारे में जानते हैं हम, क्या जानते हो, बच्चों से पूछेंगे। पर हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ, अकबर ही होगा। अकबर के बारे में जो आप जानते हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो कुछ नई जानकारी वो पढ़ेंगे। तो इससे बोलते हैं प्रस्तावना सवाल। ठीक है, तो वो टीचिंग में आता है। आओ, स्वास्थ्य हो गया और योग हो गया और शारीरिक शिक्षा हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आया था, समावेश स्कूल बनाना। समावेश स्कूल बनाने का मतलब ये होता है कि इसमें बच्चे जो लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं, हालांकि को एजुकेशन वाले स्कूल ही सही रहते हैं देखा जाए तो। पाठों को पढ़ना, उन पर विचार हो गया, सिस्टम को समझाना। समावेश स्कूल यानी कि समावेश स्कूल आना है, मतलब दोनों के लिए कंपेयर हो, लड़के लड़की साथ में इंटीग्रेटेड स्कूल बोलते हैं इसे। और लास्ट में आता है स्वास्थ्य, कि बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में बताना, अपनी स्वयं की सफाई के बारे में बताना, योग के बारे में बताना, शारीरिक शिक्षा के बारे में बताना। और हम इसके बारे मैंने बच्चों को बताने का मतलब ये है, मैं इसमें आप मैंने बोला बच्चों को बताने, यानी कि जो बीएड में स्कूल में जो स्टूडेंट है वो बच्चे ही तो माने जाएंगे। तो उनको टीचर बताता है कि आप जब पढ़ाने जाओगे तो आपको ये चीज बच्चों को भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, जो सिलेबस का हिस्सा तो होता है, बट एक जब स्कूल में हम पढ़ाते हैं, जैसे कि हमारा कोई मैथ का मास्टर है, इंग्लिश का टीचर होता है, कोई भी होता है, तो वो हमें बीच बीच में मोरल साइंस की वैल्यू भी देता रहता है, नैतिक शिक्षा भी देता रहता है। ये नाखून काट के लाओ, बाल काट के लाओ, ये काट के लाओ, कान साफ करो, वैक्स निकालो अपने कान में से, ये तो ठीक है। क्षेत्र के साथ जुड़ाव और कार्य असाइनमेंट, तो अपने आसपास के असाइनमेंट और कार्य दिए जाते हैं। अब हम डीपली पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको बताया था चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप। तो चाइल्डहुड ग्रोइंग में क्या पढ़ाया जाता है, लर्निंग एज ए ग्रोइंग पर्सन। ठीक है, तो बच्चों में कैसे विकास होता है, लर्निंग के बारे में। दूसरा बताएगा डेवलपमेंट लर्निंग, यानी विकास कैसे होगा और विकास के साथ साथ सीखना कैसे होता है। छोटा बच्चा होता है, उसमें समझ कम होती है, पर वो सीखता बहुत जल्दी है। ठीक है, आप जब इसमें पढ़ोगे, थॉर्नडाइक को पढ़ोगे, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पढ़ोगे, स्किनर को पढ़ोगे आप, और किसको पढ़ोगे, पियाजे को पढ़ोगे। ठीक है, जीएन पियाजे को। फिर तीसरा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड इन ए सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव, यानी कि बच्चों का जो विकास होता है, मतलब चाइल्डहुड विकास, मतलब बच्चों का जो विकास हो रहा है वो सोशियो कल्चर मतलब सामाजिक परिवेश में किस तरीके से होता है।
यानी समाज का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखे हो कि हम जिस समाज में आते हैं, किसी यहाँ पर कोई इंडियन बच्चा है जो पैदा होते ही तुरंत साउथ अफ्रीका भेज दिया जाए या ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए, इंग्लैंड भेज दिया जाए, तो बच्चे वहां पर रह के वही भाषा सीख जाएगा, वही हाव भाव, वही मतलब वहाँ के रहन सहन के तरीके सीख जाएगा। ठीक है, मतलब होगा तो इंडियन डीएनए से भी होगा और देख रेख से भी होगा, पर उसके जो व्यवहार होगा ना वो उसी माहौल का होगा, क्योंकि समाज चेंज होगी ना उसका पूरा पूरा। और भारत में भी देखो आप कि बिहार का बच्चा, अगर ये बच्चा यहाँ यूपी का बच्चा बिहार में छोड़े तो भोजपुरी बोलना सीख जाएगा, शब्दों को सीख जाएगा, वहाँ के भाषा भी सीख जाएगा पूरी तरीके से। और वो छोड़िए, छोटे बच्चे छोड़िए, अब कोई बड़ा भी आता है, कुछ साल आता है तो उस क्षेत्र के की कल्चर के बारे में समझ जाता है, और उसके भाषा की जो समाज में जो भाषा के सब चल रहे हैं उनको भी यूज करने लगता है। ठीक है, अब आते हैं एडोलसेंस यूज एंड कंसर्न। अब आते हैं किशोर अवस्था। इसमें किशोर अवस्था की पढ़ाई जाती है। किशोर अवस्था को कैसे में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या देखो, एक बहुत बड़े वो हुए हैं मनोवैज्ञानिक, मतलब बाल मनोवैज्ञानिक, उसका उनका नाम है स्टेनी हॉल। तो उन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था जो होती है ना, बड़ी तनाव तनाव और उसकी संघर्ष की अवस्था होती है। अब वो कहोगे आप किशोर अवस्था तनाव संघर्ष से मतलब क्या होता है, कि जब बच्चा बड़ा होता है ना वो बच्चा रहता है ना जवान रहता है, बीच में टिक जाता है। उसे ये नहीं समझ में आता है मैं बच्चा हूँ, बच्चे घर वाले भी कहते हैं यार तुम तो बड़े हो रहे हो, अब तो तमीज आ जाए तुम में। और जब उनसे कोई, और जब वो कोई डिमांड करते हैं तो उनसे कहते हैं अभी तुम छोटे हो, बच्चे हो, अभी तुम्हें ये नहीं मिलेगा। मतलब कि ऐसे ही कि उससे बाहर घूमना अकेला तो कहेंगे तुम बच्चे हो, खो जाओगे। और जब उससे कोई काम करवाना है, यार तुम बड़े हो गए अब तो तुम्हें खुद काम करना है। तो बच्चा संघर्ष करता था कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ, तनाव में रहता है। फिर उसके शरीर में हार्मोन के जो परिवर्तन होते हैं, मतलब उसका शारीरिक जो विकास होता है उसके बारे में उसको समझ नहीं होती। तो इस चक्कर में उसके तो किशोर अवस्था के बारे में बताया जाता है। बाल देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो बच्चों का जो जीवन काल बांटा गया है, मतलब अवस्था बांटी गई है, वो शिशु अवस्था, शैशव बाल अवस्था, किशोर अवस्था और पौन अवस्था। तो जो सीखने की अवस्था होती है सबसे बाल अवस्था है, अच्छी भी मानी गई है। ठीक है, बच्चा बाल अवस्था में फॉलो करता है अपने अपने समाज के हीरो को, जिसे अपने वो आइडियल मानता है। ठीक है, किशोर अवस्था मैंने बताया था संघर्ष और तनाव की होती है, और शैशव अवस्था होती है छोटे से 6 साल तक। ठीक है, ठीक है। अब स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एप्लीकेशंस फॉर टीचर्स। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की यानी बाल विकास की जो अवस्था होती है वो बताई जाती हैं। मैंने बताया था बाल विकास की अवस्था कितनी होती है, तो शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था। बौढ़ अवस्था से मतलब नहीं होता कि उस समाज में बच्चा पूरे से बड़ा हो जाता है, 21, 22, 23, 24, जो उसके तो कोई लिमिट नहीं है, वो सीखने अवस्था नहीं होती। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर टीचर्स। तो टीचर्स के लिए जो भी अनुप्रयोग होते हैं वो बताए जाते हैं। अब मैंने बताया आपको लैंग्वेजेस अक्रॉस करिकुलम, यानी कि तो इसमें बताया था स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज बैकग्राउंड क्या होता है, मतलब वो हिंदी भाषी क्षेत्र से है, इंग्लिश भाषी क्षेत्र से है, वो ग्रामीण परिवेश का है, वो किस परिवेश का, यही बताया जाता है। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कॉर्ड। तो क्लासरूम का नेचर कैसा बदला जाएगा, कि एक क्लासरूम में कई विचारधारा के बच्चे होते हैं, कई समाज के बच्चे होते हैं, यही बताया जाता है। ठीक है, अब आता है इंफॉर्मेशनल रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग, तो इसमें रीडिंग और राइटिंग मतलब के बारे में जानकारी दी जाती है। रीडिंग और राइटिंग मतलब किस टाइप से लिखा जाता है और ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग कैसे की जाती है। आईसीटी और एप्लीकेशन की समझ। तो इसमें इंट्रोडक्शन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि हम अपने टीचिंग में किस टाइप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कि इंटरनेट को कैसे यूज करना है, जो टीचिंग एड होते हैं उनको कैसे यूज करना होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे यूज करना है, और हम कई सारी एप्लीकेशन होती हैं आजकल, तो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाया भी जाता है, वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है, तो उनको किस टाइप से यूज करना है ये बताया जाता है। आईसीटी एंड पेडागोगी। पेडागोगी यानी बाल मनोविज्ञान।
और आईसीटी का आपस में क्या संबंध है, किस टाइप से बच्चों को के मस्तिष्क में हम लर्निंग टीचिंग सॉरी सीखने को कैसे को कैसे टीचिंग को कैसे इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इजी आसान बना सकते हैं, बच्चों को समझ में आए, जिससे कि वो असेसमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए आईसीटी। हाँ, तो आईसीटी को हम कैसे मैनेजमेंट और असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, इसका भी हम बताया जाता है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल। हाँ, आईसीटी मैंने बताओ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को, एक बहुत बड़े ही लेंथी सब्जेक्ट को आसानी से सीख सकते हैं हम। मतलब कोई मान लीजिए हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, अब भूगोल में हम पढ़ा रहे हैं कितनी वो होती हैं लेयर होती हैं, तो समता मंडल, सौमंडल, वायुमंडल, आयनमंडल, जितने भी होते हैं वो सब आसानी बच्चों को समझा सकते हैं हम। ठीक है, या हम साइंस को सीख रहे हैं तो वाह, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, ठीक है, न्यूटन ने कौन कौन से तीन लॉ दिए थे, तो उनको हम एक चित्र के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आराम से बच्चों को समझ सकते हैं, जिससे बच्चों के दिमाग में वो चीज़ रहे। कोई देखी चीज़ को बच्चे बहुत जल्दी ही पकड़ते हैं। देखा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोगों को फॉलो करते हैं, मतलब कैसे फॉलो करते हैं, उनकी नकल करते हैं। तो नकल करने से ही बच्चे के दिमाग में वो चीज़ आसानी से बैठ जाती है। अब आता है प्राइमरी स्कूल एंगेजमेंट। प्राइमरी स्कूल एंगेजमेंट का मतलब ये हो गया, प्राइमरी स्कूल में बच्चे किस टाइप से एंगेज मतलब जुड़े रहे हैं। पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। बाल विकास के लिए जो स्कूल सब्जेक्ट होते हैं के लिए, जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस की समझ हर किसी को होनी चाहिए। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा 5th क्लास तक मेरे खिलाफ बैठा हुआ है, 5th क्लास तक ईवीएस पढ़ाया जाता है, पर्यावरण पढ़ाया जाएगा आपको। तो उस ईवीएस में ही साइंस नहीं होती, कुछ लोग साइंस यूज कर लेते हैं, उस ईवीएस में ही साइंस और सोशल साइंस दोनों आ जाती हैं। पर्यावरण के सब्जेक्ट वो पार्ट भी लेसन भी डाल दिए जाते हैं, इससे बच्चों को समझ में आ जाती है। ठीक है, पॉल्यूशन के डाल दिए जाएंगे और सेल्फ हाइजीन के डाल दिए जाएंगे, और छोटे मैथमेटिक्स के आपको जानकारी होनी चाहिए कि चाहे आप किसी वर्ग के हो, साइंस और कॉमर्स से मतलब नहीं है, आर्ट्स साइड के बच्चों को थोड़ा कोई मैथ आना चाहिए। अगर प्राइमरी लेवल पे जा रहे हो या किसी भी लेवल पे जा रहे हो, अब इसका कोई यूज होना चाहिए। लर्निंग एंड टीचिंग में क्या पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। सीखने वाला जो बच्चा होता है उसको कैसे समझें कि वो कैसे सीख रहा है, किस तरीके से सीखेगा। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, तो लर्निंग यानी सीखने को समझना, यानी कि इस चीज को कैसे बच्चों को ठीक से समझा सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव्स, तो एक सीखने को किस तरीके से, कि जो बुनियादी मतलब कहने वाले कि हम बच्चों को ऐसे तरीके से सिखाएं जो उनका निर्माण करने में सहायक हो, जो हमेशा उनके बुनियादी मतलब समझ को मजबूत बनाए। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे कैसे बताऊं, इस चीज को मैं समझ नहीं पा रहा, मैं समझा नहीं पा रहा आपको कि हाँ, जैसे मान लो हमको मैथ पढ़ाना है, तो मैथ में हमें बच्चों को जोड़ सिखाना है, तो हमने बच्चों को हम किसी अनुप्रयोग के किसी एप्लीकेशन तो यूज नहीं करते, चलो हम इसे प्रैक्टिकल के तौर पर सिखा सकते हैं कि हमने 10 आम दिए बच्चों को और हर बच्चों को 2-2 आम बांटे, 3 बच्चों को 2-2 आम बांटे बोल दिया, बच्चे ने बांट दिया। हम बच्चे से पूछते हैं, बच्चे बताओ अब तुम्हारे पास कितने बचे, बाने की मैंने 2-2 बांट दिए, यानी कि 6 बांट दिए, मेरे पास 4 बचे हैं। तो इस टाइप से, और जब ये इस टाइप से प्रयोग करते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को मजा भी आता है और सीखते हैं। इसे बोलते हैं लर्निंग प्ले वे मेथड बोलते हैं इसे, खेल खेल में सीखना। एनसीईआरटी आजकल प्ले मेथड पर बहुत जोर दे रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड टीचिंग, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो क्रिकेट हमने किताब ले लिया, आपने सीख लिया नो बॉल क्या होता है, वाइट बॉल क्या होता है,
हाँ, स्लीपर को क्या कहते हैं, और इसकी बैट की लेंथ लेंथ कितनी होती है, स्टंप की लेंथ कितनी होती है, ये आपने पढ़ लिया। आप क्रिकेट खेलना सीखे नहीं ना, वो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। मैदान में उतरेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे खेलना। हाँ, टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग। तो टीचिंग प्रशिक्षण को समझना, किस टाइप से टीचिंग की जाती है। टीचिंग ऐसे प्रोफेशन, टीचिंग ऐसे प्रोफेशन को आप ले रहे हैं तो प्रोफेशन में कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नियम कार्यक्रम होते हैं, वो बताए जाते हैं कि आपको टीचिंग आप कर रहे हो तो आपको अपने सब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर बच्चा आपसे कुछ पूछा, आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आप उसको गलत नहीं बताएंगे। आप उससे क्या कहेंगे, आप उससे ये कहेंगे कि नहीं मैं कल से देख के बताऊंगा, ठीक है। गलत नहीं बताना, बताना है, सही बताना, नहीं तो नहीं बताना, ठीक है। और बच्चा आपसे क्यों पूछेगा, बच्चा इसलिए पूछता है टीचर से, उससे लगता है टीचर को हर कुछ आता है। वो हिंदी वाले से मैथ भी पूछ सकता है, मैथ वाले से हिंदी भी पूछ सकता है। तो आप कह दोगे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप उन किसी टीचर से हेल्प करवा दोगे। अगर बच्चा कहता है कि हाँ, आपको लगता है कि मुझे बता सकता हूँ मैं, तो आप बता सकते हो। आपको लगता है आपको जानकारी है, पर संपूर्ण जानकारी नहीं है और आज नहीं मैं कल बताना चाहूंगा, तो बच्चे से आप कह भी सकते हो कि देखो मैं कल इसके बारे में ठीक से पढ़ के आऊंगा। या ये आप जी बच्चे से ऐसा मत कहना, बच्चे कहूंगा कि आज नहीं, आज हम इसी को पढ़ेंगे, हम कल तुमने जो पूछा मैं कल इसके बारे में बताऊंगा। तो आप घर पे जाके उस चीज़ की डीपली नॉलेज ले लोगे नेट के थ्रू। तो आप बच्चों को बता दो कि बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि आप सर ने उसके सवाल का जवाब दिया है, और आपको भी उस चीज़ की भी नॉलेज हो जाएगी, और आपको लगेगा कि आपने बच्चों को गलत नहीं बताया। पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, साइंस। तो बताया पेडागोगी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और साइंस का कैसे यूज होता है ये बताया है। नॉलेज एंड करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है, करिकुलम पाठ्यक्रम नहीं होता, पाठचर्या होती है। करिकुलम में खेलकूद भी शामिल होते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम भी शामिल होता है। ठीक, मतलब खेलकूद, टीचिंग और सॉरी संगीत और जो होता नहीं है, जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस में भाग लेते हैं वो भी होता है। वो भी एक तरह से उसका पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है। फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल। तो नॉलेज के फॉर्म कितने होते हैं और इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्कूल, तो स्कूल में इसको किस तरीके से यूज करेंगे, ये ज़्यादा टफ नहीं होता। करिकुलम डिटर्मिनेट एंड कंसिडरेशन, करिकुलम डेवलपमेंट स्कूल स्तर पर। तो करिकुलम का डेवलपमेंट यानी विकास किया जाएगा, तो स्कूल स्तर पर किस तरीके हो, आप करिकुलम बना रहे हो, पाठचर्या बना रहे हो, पाठ्यक्रम बना रहे हो, तो आप किस तरीके से बनाओगे। पाठ बनाने के तरीके भी होते हैं। एक प्राइमरी टीचर या एक जूनियर में जा रहे हो, आपको ये काम मिलता है कि आपको वो टाइम टेबल बनाना है, तो आपको सबसे पहले उसको, जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हमेशा एक टफ सब्जेक्ट को रखा जाता है शुरुआत में, ठीक है। दूसरे हैं लंच के बाद हमेशा इजी सब्जेक्ट को रखा जाता है, और लंच से पहले भी जो चौथा घंटा होता है वो भी इजी होता है, ठीक है, कि बच्चे, और लंच के बाद भी पहला घंटा होगा वो भी इजी रखा जाएगा। और छुट्टी में कोई सब्जेक्ट हल्का फुल्का या ड्राइंग रखी जाती है कि बच्चे बर्डन ना लें। और शुरू वाले बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, तो टफ सब्जेक्ट रखे जाते हैं, बच्चे समझने घर से आते हैं, एनर्जी लेके आते हैं, खा पी के आते हैं, तो बच्चे इस चीज़ को जल्दी से समझ लें। साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, ये सब्जेक्ट रखे जाते हैं। अब क्या है, हाँ, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड रिन्यूअल्स, ये आता है। ये सब जो करिकुलम से रिलेटेड वो है, एक साथ बढ़ा दिए जाएंगे। लर्निंग के लिए असेसमेंट, ओवरव्यू एंड एवोल्यूशन ऑफ असेसमेंट। आप असेसमेंट जो आपको बच्चों को देंगे, उस चीज़ को आप एवोल्यूशन किस टाइप से करोगे, ठीक है। राइटिंग के आधार से, नॉलेज के आधार से, बच्चों को नॉलेज होती है, वो कभी कभार एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कभी कभी वो अपनी लैंग्वेज में यूज करता है, कभी कर क्या कर लगता है कि उससे राइटिंग गंदी होती है, उसमें सही लिखा है हम समझ नहीं पाते, तो आप पे डिपेंड करता है। असेस में कोई आप जो टीचर डील करता है बच्चों को, उससे पता होता है बच्चों को नॉलेज कितनी है, वो क्या कर रहा है। हमको ये पता चल जाता है टीचर को कि बच्चे नकल से लिखा है या कल से लिखा है। असेसमेंट, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट, गला बैठा हुआ मैं बताया ना आपको, इसलिए
असेसमेंट मतलब असेसमेंट प्रोसीजर के मतलब किस टाइप से करे जाएंगे। बच्चा डाटा एनालिसिस, फीडबैक, रिपोर्टिंग। डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाएगा, उसका फीडबैक कैसे लेना है और रिपोर्टिंग कैसे करनी होती है ये बताया जाता है। रिगार्डिंग इशूज एंड डायरेक्शन ऑफ एग्जाम रिफॉर्म, जो समस्या आती हैं, जो समस्याएं होती हैं और एग्जाम रिफॉर्म के संबंध में जो भी जानकारी होती है वो बताई जाती है। अब बीएड जो हम पढ़ते नहीं है, मैंने आपको पूरा बता दिया शायद है, चलो कोई बात नहीं है। एक शादी बन गया, दोस्तों में हो जाएगा तो अलग बात है। तो ठीक है, ये वैसे मैं बनाना चाहता था 2 बार तुम्हारे पर, अब एक ही बार में हो गया, कोई बात नहीं है, क्योंकि अब लेंदी होगा, हो सकता है मैं इसके 2 पार्ट कर दूं, ठीक है, या मैं एक में डाल दूं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। बीएड जब हम करते हैं सिलेबस में तो अन्य विषयों का उल्लेख होता है, तो उसमें अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। देखो जेंडर का स्कूल और समाज के बारे में पढ़ाया जाएगा। स्कूल में शिक्षा में कला, स्वयं को समझने का परिचय कि मुझे किस तरीके से पढ़ाने में आनंद आएगा या किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, या मेरे सब्जेक्ट कौन सा है। एक हम और सब्जेक्ट नॉलेज मुझे कितनी है और नहीं है, तो मैं आप कैसे बढ़ा सकता हूँ। एक समावेशी स्कूल बनाना कैसे बना सकते हैं हम, एक अच्छा प्रगति वाला स्कूल। ग्रंथों को पढ़ना और उन पर चिंतन करना कि किस टाइप से ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, किताबों को पढ़ाया जाता है, उन पर हम टीचिंग और अपनी थिंकिंग लेवल हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है। प्रैक्टिकल सेशन में क्या बताया जाता है, देखो मैं बताया था प्रैक्टिकल इसमें मेन होता है। हालांकि हर चीज़ में प्रैक्टिकल से हर बच्चा से समझ पाता है। अगर आपको टीचिंग करा दी, टीचिंग नहीं कराई और बच्चे बड़ी क्लास में भेज दिया, आप पढ़ा पाओगे? कितना बड़ा नॉलेज वाला बच्चे टीचर हो, वो पहली बार क्लास में आता है, उसके पैर कांपते ही हैं, वो थोड़ा अकलाएगा। इसका मतलब ये नहीं उस नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये है वो पहली बार आया है। हम पहली बार मंच पे चढ़ते हैं तो हमारे पैर कांपते हैं, माइक पढ़ते ही हेलो हेलो बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, पर 2-3 बार वो आ जाते हैं, आदमी परफेक्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल होता है प्राइमरी स्कूल इंगेजमेंट के ऊपर प्रैक्टिकल होगा। कम्युनिटी लिविंग कैंप के ऊपर कम्युनिटी लिविंग कैंप, कम्युनिटी के समाज वो लिविंग कैंप बनाए जाते हैं, उनमें कैंप में जाना होता है बीएड में तो। और फील्ड इंगेजमेंट में भी कई बार टीचिंग कराई जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये मैं वीडियो दोस्तों बनाना चाहता था, पर ये वीडियो बन गया एक हिस्से में, तो हो सकता है मैं इसको 2 हिस्सों में कर दूँ या एक में डाल दूँ। तो अब मेरी आपसे ये कि अगर आप लेसन प्लान बनाना सीखना चाहते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ईजी तरीका होता है, तो आप इस वीडियो को जब 1K व्यू हो जाएंगे और करीब 100+ लाइक हो जाएंगे, तो मैं आपको लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगा बहुत ईजी तरीके से। इसको आपको मार्केट में कुछ लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट खरीद लेते हैं, पर उनसे नॉलेज नहीं आ पाती उनको कभी। आप एक मैं ऐसा आपको तरीका बताऊंगा जिससे मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, तो आप सीख जाएंगे, आप खुद बना लेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि आप किसी बायोलॉजी के सब्जेक्ट से बना रहे हो, साइंस से बना रहे हो या आर्ट्स से बना रहे हो, ठीक है। तो मेरी आपसे वो गुजारिश है, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट अवश्य करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी इस वीडियो को देखे वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करे। जय हिंद, जय भारत।